नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 6 के अध्याय नंबर 14 स्थानीय स्वशासन ग्रामीण और शहरी उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण स्वशासन, पंचायत के स्तर, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के कार्य, ग्राम सचिवालय, पंचायत समिति के कार्य, जिला परिषद और जिला परिषद के कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थानीय स्तर पर विकास के लिए कौन कौन से कार्य होने चाहिए, इसकी जानकारी सबसे अधिक वहां रहने वाले लोगों को ही होती है। आपके गांव या शहर की समस्याओं और ज़रूरतों को आपसे ज़्यादा और कौन समझ सकता है। आपके गांव या शहर के आसपास में कौन से साधन इन समस्याओं के हल में मदद कर सकते हैं, यह भी स्थानीय लोग ही जानते हैं। अतः समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय लोग योजना बनाकर और सरकार की मदद लेकर उसे क्रियान्वित करें तो उसमें सफलता की संभावना ज़्यादा रहती है। स्थानीय स्वशासन यही काम करता है। विकास के नियोजन और उसकी क्रियान्वयन में स्थानीय लोगों की भागीदारी आवश्यक है। स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभावी उपाय है। तो स्थानीय स्वशासन क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभावी उपाय है। नगरीय सुविधाओं जैसे कि पेयजल आपूर्ति, सड़कों पर रोशनी, सड़कों व नालियों का निर्माण एवं उनकी सफाई, शिक्षा, चिकित्सा आदि कार्यों को करने के लिए स्थानीय स्तर पर वहां के लोगों की भागीदारी से योजना बनाकर क्रियान्वयन करना ही स्थानीय स्वशासन है। विभिन्न स्तरों पर स्वशासन का स्वरूप अलग अलग है। ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शहर गांवों की तुलना में बड़े होते हैं, उनकी जनसंख्या अधिक होती है, अतः शहरों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिक धन व श्रम की आवश्यकता होती है। उनकी समस्याएं भी गांवों से अलग होती है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था तथा 74वें संविधान संशोधन के अनुसार शहरी क्षेत्र के लिए नगरीय स्वशासन को और अधिक सशक्त बनाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट पर्सन है। दो इम्पोर्टेंट पर्सन हम यहाँ पे देखेंगे कि एक तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था और 74वें संविधान संशोधन किससे संबंध है? नगरीय स्वशासन से संबंधित है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम भारत की पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्वशासन के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में समस्त वर्गों के लोगों की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी दर्ज करवाने और स्थानीय विकास के लिए हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। जो गांव के स्तर पर जो शासन होता है वह पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से हुआ और उस गांव का नाम था बगदरी गांव से, नागौर ज़िले में है वो। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे भी ये कि कितने स्तर पे है पंचायती राज? तो त्रिस्तरीय। और इसकी प्रारंभ कब हुआ? था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव से। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत देश की ग्रामीण जनता सरकार के कार्यों में भाग लेती है। ग्रामीण जनता की यह भागीदारी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से शुरू होती है। इसके बाद ग्राम सभा की बैठकों में सम्मिलित होने, निर्णय लेने में अपना सहयोग देने, जन सुविधाओं व सार्वजनिक स्थानों की सामूहिक देखरेख करने तथा स्थानीय समस्याओं का
समाधान करने जैसे सभी क्षेत्रों में यह भागीदारी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण स्वशासन त्रिस्तरीय संरचना है। इसमें सबसे पहले स्तर पर गांव की ग्राम पंचायत का गठन होता है। दूसरे स्तर पर अर्थात विकास खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है तथा तीसरे स्तर पर अर्थात जिले में जिले परिषद का गठन होता है। तो इसमें 3 स्तर है। पहले स्तर सबसे नीचे का कौन सा स्तर है? ग्राम पंचायत। नंबर 2 पे पंचायत समिति और नंबर 3 पे जिला परिषद। तो ये तीनों स्तर हमने देखे, डायग्राम के माध्यम से और देख सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संरचना। तो ये ग्राम पंचायत, उसमें वार्ड पंच होते हैं और उनमें एक सरपंच होता है। 2 नंबर पे देखेंगे पंचायत समिति। पंचायत समिति में एक प्रधान होता है और एक उप प्रधान होता है। और इसी प्रकार जिला परिषद में एक जिला प्रमुख, एक उप जिला प्रमुख होता है, बाकी इनके सदस्य होते हैं। अब हम विस्तार से देखते हैं ग्राम पंचायत को कि ग्राम पंचायत क्या है, उसमें वार्ड सभा किस प्रकार से होती है, इस सब के बारे में अपने आगे देखेंगे। ग्राम पंचायत में देखते हैं वार्ड सभा। वार्ड सभा ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है। एक ग्राम पंचायत में जितने वार्ड पंचों की संख्या निर्धारित होती है, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र को उतने ही भागों में बांटा जाता है। ऐसा प्रत्येक भाग वार्ड कहलाता है। उस वार्ड के समस्त वयस्क महिलाएं पुरुष मतदान अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं कि जो उस वार्ड के सभी वयस्क महिला पुरुष मतदाता होते हैं वो अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जो उस वार्ड का वार्ड पंच कहलाता है। वार्ड का जो प्रतिनिधि होता है या जो जिसे हम चुनते हैं वोट के माध्यम से, उसे वार्ड पंच कहा जाता है। प्रत्येक वार्ड के मतदाताओं की सभा को वार्ड सभा कहते हैं। वार्ड सभा की अध्यक्षता वार्ड पंच द्वारा की जाती है। वार्ड सभा के माध्यम से ही वार्ड के विकास की योजनाएं बनाई जाती है तथा उसको लागू करने के लिए प्रस्ताव ग्राम पंचायत में भेजा जाता है। ग्राम पंचायत की स्वीकृति से यह प्रस्ताव क्रियान्वित किए जाते हैं। वार्ड सभा उस वार्ड से संबंधित लोक उपयोगी सेवाओं जैसे सामुदायिक नल व कुएं, सफाई के कूड़ेदानों आदि के लिए स्थानों का सुझाव देना, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास व पोषण के कार्य को बढ़ावा देने जैसी कार्य करते हैं। आगे हम देखते हैं ग्राम सभा क्या होती है। किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। अर्थात गांव का कोई भी ऐसा स्त्री या पुरुष जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, तो जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में दर्ज हो और जिसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम के विकास की सभी योजनाएं ग्राम सभा की बैठक में ही बताई जाती है, जिसकी क्रियान्वित ग्राम पंचायत करती है। इस क्रियान्वित का मूल्यांकन भी ग्राम पंचायत में ग्राम सभा ही करती है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार अर्थात वर्ष में 4 बार होती है। तो आप ये देखेंगे कि कब कब होती है इनकी 4 सभाएं। तो एक तो होती है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई और 2 अक्टूबर। 3 महीनों में एक बार होगी और वर्ष में 4 बार होगी। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई और 2 अक्टूबर। आगे अपने देखते हैं ग्राम पंचायत। किसी भी बड़े गांव में या आसपास के कुछ छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। ग्राम पंचायत का ये मतलब नहीं होता कि एक ही गांव की हो। कई बार 2 छोटे गांव, 3 छोटे गांव और कई बार ऐसे छोटे छोटे गांव होते हैं कहीं पे, तो 5-7 गांवों की एक ग्राम पंचायत हो सकती है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच कहलाता है तथा उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वार्ड पंच उस ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है। सभी वार्ड पंच
अपने से ही किसी एक वार्ड पंच को उप सरपंच चुन लेते हैं। तो उप सरपंच का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हम लोग, उसका चुनाव कौन करता है? जो पंच होते हैं जिनको हम चुनते हैं वो अपनों में से एक उप सरपंच का चुनाव करते हैं। लेकिन वार्ड पंच और सरपंच का चुनाव हम प्रत्यक्ष रूप से मतदान करते हैं। उप सरपंच में हम अप्रत्यक्ष रूप से जो अपने चुन के भेजे हुए सदस्य हैं वार्ड पंच के, वो अपनों में से एक को उप सरपंच चुनते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक माह में 2 बार आयोजित की जाती है। इस बैठक में गांव के विकास की योजनाओं को बनाने, उनको क्रियान्वित करने और अन्य आवश्यक मुद्दों पर चर्चा व निर्णय लिए जाते हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों को क्रियान्वित के लिए ग्राम पंचायत में सरकारी कर्मचारी होते हैं, जिनमें से एक ग्राम सेवक पदेन सचिव होता है। तो ये जो ग्राम पंचायत के कार्य हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए पंचायत में सरकारी कर्मचारी होते हैं, और जिनमें से एक कौन सा है? ग्राम सेवक पदेन सचिव। ग्राम पंचायत के अब कार्य देखते हैं कि क्या क्या कार्य हैं ग्राम पंचायत के। तो नंबर 1, शुद्ध व स्वस्थ पेयजल, सफाई और सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाश आदि की व्यवस्था करना। नंबर 2 पे सड़क, नालियाँ, विद्यालय भवन आदि का निर्माण करना। महात्मा गांधी नरेगा आदि रोजगार योजनाओं का संचालन करना। स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना। जन्म व मृत्यु पंजीकरण करना। गाँव में लगने वाले मेले, उत्सवों, हाट बाजार तथा मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना। नए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि का आवंटन करना। वृक्षारोपण करना और बंजर भूमि तथा चारागाहों का विकास करना। इन कार्यों के अतिरिक्त पंचायत समिति के निर्देशानुसार ग्राम विकास के कार्यों को करना। इन सब कार्यों के लिए ग्राम पंचायत को सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। उसे कर, शुल्क एवं जुर्माना द्वारा भी आय प्राप्त होती है। जन सहयोग व ऋण द्वारा भी धन जुटाया जाता है। ये ग्राम पंचायत के कुछ कार्य हैं जो दिखाए गए हैं, जो हमने ऊपर पढ़े थे वही कार्य हैं ग्राम पंचायत के। आगे देखते हैं ग्राम सचिवालय। ग्राम सचिवालय व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक माह की 5, 12, 20 व 27 तारीख को ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी जैसे ग्राम सेवक, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, एएनएम, हैंडपंप मिस्त्री आदि दिन भर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहते हैं। ये कर्मचारी सरपंच की अध्यक्षता में गांव के लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। इस प्रकार इन तारीखों में लोग ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। ग्राम पंचायत के बाद अपने दूसरे स्तर पे आते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, ये कितने जिलों में, ये सब अपने देखेंगे। तो हमारे राजस्थान राज्य को विकास की दृष्टि से 33 जिलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जिले को विकास खंड में बांटा गया है। राज्य में प्रत्येक विकास खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया गया है। तो पंचायत समिति कहाँ होती है? प्रत्येक विकास खंड स्तर पर। विकास खंड में शामिल सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति का मुखिया प्रधान कहलाता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सरपंच। और पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? प्रधान। प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र को वार्डों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं जो पंचायत समिति का सदस्य होता है। ये सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को प्रधान व एक सदस्य को उप प्रधान के रूप में निर्वाचित करते हैं। तो प्रधान और उप प्रधान का चुनाव हम नहीं करते। जो सदस्य हम चुन के भेजते हैं वो अपने में से एक प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं या उनमें से एक को निर्वाचित करते हैं। इनके साथ साथ पंचायत समिति के क्षेत्र के विधानसभा सदस्य और उस क्षेत्र में स्थित सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। तो और कौन कौन से इसके साथ सदस्य होते हैं? पंचायत समिति के क्षेत्र में विधानसभा सदस्य और उस क्षेत्र में स्थित सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, ये भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। समय समय पर इनकी बैठक होती है जिसमें उस विकास खंड के सभी विभागों के खंड स्तरीय अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं।
अब देखते हैं इनके क्या कार्य है। अपने क्षेत्र की पंचायतों के कार्य की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना, किसानों के लिए उत्तम खाद बीज उपलब्ध करवाना, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करवाना, सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को आवश्यकतानुसार क्रियान्वित करवाना पंचायत समिति के कार्यों में शामिल है। खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ, पंचायत प्रसार अधिकारी और अन्य अधिकारी पंचायत समिति की उनके कार्य में मदद करते हैं। आगे हम देखते हैं तीसरा स्तर जिला परिषद। पहला देखना ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और 3 नंबर पे आ गया जिला परिषद। ग्रामीण विकास की दृष्टि से प्रत्येक जिले में जिला परिषद बनाई गई है, जो पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी और सर्वोच्च इकाई है। एक जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर उस जिले की जिला परिषद का गठन होता है। इसका कार्यालय जिले मुख्यालय होता है। जो इसका कार्यालय होता है वो कहाँ पे होता है? जिला मुख्यालय में। जिला परिषद जयपुर। तो ये अलग अलग पंचायत समिति है 3 गांवों की, फिर आगे ग्राम पंचायत है। इस प्रकार से अलग अलग दिखाया गया है। ये जिला स्तर पे है, ये पंचायत समिति है और ये ग्राम पंचायत स्तर पे। जिला परिषद के गठन के लिए पूरे जिले को वार्डों में विभाजित किया जाता है। जिला परिषद के प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं, जो जिला परिषद का सदस्य होता है। ये सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को जिला प्रमुख और एक सदस्य को उप जिला प्रमुख निर्वाचित करते हैं। जिस प्रकार से उप सरपंच को चुना जाता है, जिस प्रकार से प्रधान और उप प्रधान को चुना जाता है, उसी प्रकार से जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख को चुना जाता है। चुनते कौन है इनके? जो इसके जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से ही एक को चुनते हैं। इनके साथ साथ उस जिले से निर्वाचित विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तथा जिले की समस्त पंचायत समितियों के प्रधान भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल हो सकते हैं जिला परिषद में। तो एक तो होता है जो जिले से निर्वाचित विधानसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। जिस जिले की ये जिला परिषद है उसका। जिले की समस्त पंचायत समितियों के प्रधान, जितने भी पंचायत समिति हैं उनके प्रधान भी इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं जिला परिषद के। जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख होता है। समय समय पर इसकी बैठकें होती है। समस्याओं को सुनने के लिए इस बैठक में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी शामिल होते हैं। आगे देखते हैं इनके क्या क्या कार्य हैं। तो जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं राज्य सरकार के बीच कड़ी का कार्य करती है। तो ग्राम पंचायत और राज्य सरकार के बीच जो कड़ी का कार्य करती है वह कौन है? जिला परिषद। तथा विकास के कार्यों के बारे में राज्य सरकार को सलाह देती है। यह पंचायत समितियों के कार्य की सामान्य देखरेख करती है। जो पंचायत समिति जो भी कार्य करती है उसका सामान्य देखरेख करती है। यह संपूर्ण जिले की विकास योजनाएं बनाती है तथा जिले में होने वाले विकास कार्यों का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसका क्या कौन सा होता है? CEO। वह अन्य अधिकारी जिला परिषद की उसके कार्यों में मदद करते हैं। बच्चों, अब आप यह बात भली भांति समझ गए होंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण मतदाता निम्नलिखित जनप्रतिनिधियों को अपने मत से चुनाव करते हैं। तो वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य, इन सब का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण जनों की लोकतंत्र में भागीदारी व क्षेत्र के संसाधनों के समुचित वितरण द्वारा भारत के विकास में बड़ी भूमिका निभा रही है। अब आगे है नगरीय स्वशासन। ये तो पढ़ा था अपने ग्रामीण, अब पढ़े हैं नगरीय स्वशासन। जो कार्य ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा किए जाते हैं, शहरों में इस प्रकार के कार्य नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम करती है। शहरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का स्वरूप वहाँ की जनसंख्या के अनुसार निश्चित किया जाता है। 20,000 से अधिक एवं 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर पालिका, 1 लाख से अधिक किंतु 5 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर
नगर परिषद तथा 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर नगर निगम होते हैं। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कितने से कितने जनसंख्या वाले नगर परिषद में आएगा, कौन सा नगर पालिका में आएगा, कौन सा नगर निगम में आएगा। तो 20,000 से लेके 1 लाख जनसंख्या वाले क्या होते हैं, नगर पालिका में आएंगे। फिर 1 लाख से 5 लाख वाले नगर परिषद में आएंगे और 5 लाख से जो अधिक होते हैं वो नगर निगम में आते हैं। उदाहरण के लिए जनसंख्या के आधार पर नाथद्वारा में नगर पालिका, भरतपुर में नगर परिषद तथा अजमेर में नगर निगम कार्यरत है, क्योंकि इनके जनसंख्या के अनुसार से ये नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के गठन के लिए इसके क्षेत्र को वार्डों में बांट दिया गया है। जिस प्रकार से गांवों को, पंचायत समिति को और जिला परिषद को, इनको भी वार्डों में बांट के फिर इनके सदस्यों का चुनाव होता है और फिर उनमें से एक आगे चुना जाता है। इसी प्रकार से नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में भी इसी तरह वार्डों में बांट दिया गया है। प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं जो कि पार्षद कहलाता है। ये पार्षद इन संस्थाओं के सदस्य होते हैं। इनके साथ साथ उस क्षेत्र के लोकसभा व विधानसभा के सदस्य तथा कुछ मनोनीत लोग भी इनके सदस्य होते हैं। तो मनोनीत लोग वाला इसके अंदर ही आया है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद उसमें नहीं आया था। निर्वाचित पार्षद अपने में से ही किसी एक पार्षद को अपना मुखिया और एक को उपमुखिया चुनते हैं। नगर पालिका मुख्य अध्यक्ष, नगर पालिका का मुख्य वो अध्यक्ष, नगर परिषद का मुख्य सभापति और नगर निगम का मुख्य मेयर या महापौर के नाम से जाना जाता है। तो ये वहाँ पे सरपंच थे, उस प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया, मुखिया, वहाँ पे प्रधान था, यहाँ सभापति, और वहाँ पे जिला प्रमुख था, तो यहाँ मेयर, ये मेयर या महापौर के नाम। इस प्रकार से इन तीनों का अलग अलग है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। समय समय पर होने वाली बैठकों में ये पार्षद अपने शहर के विकास योजनाओं, समस्याओं आदि पर चर्चा करते हैं। ये अपने अधिकार के विषयों पर नियम उपनियम भी बनाते हैं। तो देखते हैं इनके कार्य क्या है। इन शहरी संस्थाओं के कार्य 2 तरह के होते हैं। कुछ कार्य अनिवार्य होते हैं, जैसे शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, दमकल की व्यवस्था आदि कार्य इन्हें करने ही पड़ते हैं। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें करना इन संस्थाओं की इच्छा पर निर्भर करता है, जैसे सार्वजनिक बाग, स्टेडियम, वाचनालय, पुस्तकालय, वृक्षारोपण, आवारा पशुओं को पकड़ना, मेले प्रदर्शनियों का आयोजन करवाना, रैन बसेरों की व्यवस्था आदि। इन संस्थाओं को इनके कार्यों में मदद देने के लिए अधिशांसी अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या आयुक्त, इंजीनियर, स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सफाई निरीक्षक आदि होते हैं। इन संस्थाओं को 3 स्रोतों में से धन प्राप्त होता है। पहला, इन्हें केंद्र या राज्य सरकार से अनुदान और ऋण के रूप में धन मिलता है। दूसरा, इन्हें विभिन्न शुल्कों और जुर्मानों के द्वारा धन मिलता है। तीसरा, ये अपने शहरवासियों पर विभिन्न प्रकार के कर से धन प्राप्त करते हैं। ये स्थानीय संस्थाएं हमारी अपनी संस्थाएं हैं। अपनी समस्याओं के समाधान और विकास के लिए हमें योग्य, कर्तव्यनिष्ठ और स्वभावी प्रतिनिधि को ही निर्वाचित करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी यह भी है कि हम इन संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों का सहयोग करें, तब ही ये संस्थाएं सार्वजनिक हित में अच्छे से अच्छा कार्य कर सकती है। आगे कुछ शब्दावली दी गई है, उसे देखते हैं। मतदाता सूची: 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर लेने वाले लोगों की सूची। विकास खंड: विकास व प्रशासनिक सुविधा हेतु जिले को बांटे गए खंडों में से एक खंड विकास खंड कहलाता है। निर्वाचित का मतलब क्या होता है? मतदाता द्वारा चुना गया पदाधिकारी। मनोनीत मतलब पदाधिकारियों द्वारा नियुक्त किया गया। तो जो प्रधान है, उप प्रधान है, ये क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं? ये मनोनीत होते हैं।
क्योंकि जिसको हम निर्वाचित करके भेजते हैं वो अपनों में से चुनते हैं, तो ये क्या हो गए, मनोनीत हो गए। विकेंद्रीकरण क्या है, प्रकार्य साधनों और निर्णय लेने की शक्ति को निचले स्तर की जनतांत्रिक निर्वाचित शक्ति को हस्तांतरित करना, ये हो गया विकेंद्रीकरण। स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई, ग्राम पंचायत के वार्डों के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व। स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई, वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से इस चैप्टर को सुना है तो आप ये सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।